हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं परमार सर के एसएससी जीके पीवाईक्यू पार्ट 4 के लेक्चर नंबर 12 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 11 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा वे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय के रूप में बताता है? तो संविधान का अनुच्छेद 129 जो है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में बताता है। इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 5 में चैप्टर नंबर 4 में किया गया है। बात करें अभिलेख न्यायालय की, तो अभिलेख न्यायालय का अर्थ होता है कि न्यायालय की कार्यवाही एवं उसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं और न्यायालय की अवमानना करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। इसके द्वारा किए गए फैसले को किसी भी अदालत में पेश करने पर उसकी प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। बात करें सर्वोच्च न्यायालय के गठन की, तो इसका गठन जो हुआ था 28 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत जो है 1 अक्टूबर 1937 से फेडरल कोर्ट के रूप में हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके न्यायाधीशों की संख्या की, तो इसके न्यायाधीशों की संख्या 34 होती है, जिसमें एक जो होता है मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 जो होता है अन्य न्यायाधीश होता है। बात करें वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है संजीव खन्ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद की, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक किया गया है। बात करें अनुच्छेद 124 की, तो इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना और गठन का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे और जब तक संसद कानून द्वारा बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 125 की, तो इसमें जो है न्यायाधीशों के वेतन आदि का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि न्यायाधीशों का जो वेतन होगा वह संसद द्वारा कानून के द्वारा निर्धारित किया जाएगा और ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का हकदार होगा जो समय समय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत निर्धारित किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 126 की, तो इसमें जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय रिक्त होगा तब कर्तव्यों का पालन न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक के द्वारा किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 127 की, तो इसमें जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि जब कोई जज अनुपस्थित हो तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 128, इसमें जो है उच्चतम न्यायालय के बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 129, तो इसमें जो है उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में बताया गया है। और अनुच्छेद 215 की बात करें तो इसमें जो है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 130 की, तो इसमें जो है उच्चतम न्यायालय की सीटों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय का सीट है वह दिल्ली में है, लेकिन अगर अन्य राज्यों में उच्चतम न्यायालय की सीट की स्थापना करनी हो तो वह CJI कर सकता है और राष्ट्रपति की सलाह से करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 131 की, तो इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। बात करें मूल क्षेत्राधिकार, तो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच किसी भी विवाद पर संघीय न्यायालय की तरह निर्णय देता है। वो विवाद हो सकता है भारत सरकार या फिर एक या अधिक राज्यों के बीच, या फिर भारत सरकार या एक राज्य या राज्यों के बीच, और या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 132 की, तो इसमें जो है कुछ मामले में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 133 में सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें शादी, तलाक और संपत्ति जैसे मामले शामिल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 134 की, तो इसमें जो है आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है, जिसमें जो है मृत्यु और हत्या शामिल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 135 की, तो इसमें कहा गया है कि मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाएगी। नेक्स्ट अनुच्छेद 136, इसमें जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति दी गई है। और अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों और आदेशों की समीक्षा का वर्णन किया गया है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या फिर आदेश को पुनरीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अनुच्छेद 138 की, तो इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार का वर्णन किया गया है और इस क्षेत्राधिकार का विस्तार करने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 139 की, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 140 में जो है सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों का वर्णन किया गया है तथा अनुच्छेद 141 में जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 142 की, तो इसमें जो है उच्चतम न्यायालय को डिग्री और आदेशों के परिवर्तन तथा खोज आदि के संबंध में आदेश का वर्णन किया गया है। बात करें भोपाल गैस ट्रेजेडी की, तो यह घटना जो है 1984 में
यूनियन कार्बाइड कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुआ था तथा 142 अनुच्छेद के तहत जो है इसमें उच्चतम न्यायालय ने पीड़ितों को 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया था। निश्चय सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या आदेश दे सकता है जो पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 143 की। तो इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानेगा या ना मानेगा वह उस पर निर्भर करता है, यानी कि वह राष्ट्रपति जो है सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 144 की। इसमें नागरिक और न्यायिक पदाधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करने का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी? तो दीवान ए कोही की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी, जो कि एक तरह का कृषि विभाग था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दीवान ए इंसार, जिसका संबंध जो था शाही पत्राचार से था, जिसके हेड को हम लोग दावीर ए खास कहते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीवान ए अर्ज, यह जो है सैन्य विभाग था, जिसकी स्थापना जो है बलबन के द्वारा किया गया था। तथा दीवान ए रियासत, यह जो था बाजार मूल्य नियंत्रण से संबंधित था, जिसकी स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीवान ए रिसालत की। यह जो है धार्मिक मामलों से संबंधित था। तथा दीवान ए मुस्तखरा जो था वेतन और भत्ते मामले से संबंधित था, जिसकी स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीवान ए विचारक, जो कि वित्त विभाग से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित समय के लिए रखता है तो वह किस वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? तो जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित समय के लिए रखता है तो वह जो है पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करता है। बात करें अनुच्छेद 107 की, तो इसमें जो है साधारण विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। साधारण विधेयक को जो है किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बात करें विधेयक की यानी बिल की, तो ये जो है 3 प्रकार का होता है: साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक भी 2 तरह का होता है, सार्वजनिक विधेयक और निजी विधेयक। सार्वजनिक विधेयक जो होता है मंत्रियों के द्वारा पेश किया जाता है, जबकि निजी विधेयक जो होता है निजी सदस्य लाता है, जो कि मंत्री नहीं होता है। सार्वजनिक विधेयक जो होता है उसका नोटिस जो है 1 हफ्ते पहले दिया जाता है, जबकि निजी विधेयक में जो है नोटिस 1 महीने पहले दी जाती है। बात करें बिल के पतन की, तो 17वां से जो है बिल खत्म नहीं होता है, जबकि डिसोल्यूशन से जो है बिल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 108 की। तो इसमें जो है कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का वर्णन किया गया है। यदि कोई विधेयक लोकसभा में आता है तो लोकसभा उसे राज्यसभा के पास भेजता है और राज्यसभा उसे राष्ट्रपति के पास भेजता है। लेकिन यदि कोई विधेयक जो है लोकसभा में आया और उसने राज्यसभा को भेजा, लेकिन राज्यसभा ने उस पर जो है 6 महीना तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है या फिर उसे अपने पास रोक कर रख लिया, तो इस स्थिति में जो है राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, जो कि लोकसभा के नियमानुसार होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी तक जो है 3 बार संयुक्त बैठक बुलाया जा चुका है। पहला जो है दहेज प्रथा बिल 1960 के समय, दूसरा है बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1977 के समय और आतंकवाद की रोकथाम विधेयक 2002 के समय। बात करें संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो उसके जगह जो है लोकसभा उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। यदि लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित रहता है तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है। याद रखिए कि राज्यसभा का सभापति जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कभी भी नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 109 की। तो इसमें जो है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। धन विधेयक केवल लोकसभा में आ सकता है और लोकसभा उसे जो है राज्यसभा के पास भेजता है। राज्यसभा जो है उसे अपने पास जो है 14 दिन तक रोक कर रख सकता है। राज्यसभा जो इसमें संशोधन नहीं कर सकता है, केवल जो है रिकमेंड यानी कि अनुशंसित कर सकता है। यानी धन विधेयक जो है लोकसभा में आता है, उसके बाद राज्यसभा में और राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास जाता है। धन विधेयक के संबंध में जो है राज्यसभा के पास जो है सीमित शक्ति है, यानी उसमें वह जो है कोई संशोधन नहीं कर सकता है। बात करें धन विधेयक की, तो धन विधेयक के संबंध में जो है कोई भी संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 110 की। तो इसमें जो है धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन किया गया है। यह कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, यह जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाता है। बात करें वैसा विधेयक जो कि धन विधेयक नहीं होगा, जैसे में जुर्माना, फीस, सामान या फिर साधारण उद्देश्य में लगाकर जो है ये सभी जो है धन विधेयक से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 111 की। तो इसमें जो है विधेयकों पर सहमति का वर्णन किया गया है। इसमें जो है वीटो शक्ति के वर्णन किया गया है। बात करें वीटो शक्ति की, तो यह जो है वीटो शक्ति जो होता है निगेटिव पावर होता है, जो कि राष्ट्रपति के पास होता है। बात करें कुछ वीटो शक्ति की, तो इसमें जो है पूर्ण वीटो, निलंबित वीटो और पॉकेट वीटो है। पूर्ण वीटो में जो है पूरी तरह से बिल या विधेयक को जो है निरस्त कर दिया जाता है, जबकि निलंबित वीटो में जो है बिल को वापस कर दिया जाता है तथा पॉकेट वीटो में जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले जो है पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था, तो सबसे पहली बार जो है पॉकेट वीटो का इस्तेमाल जो है ज्ञानी जेल सी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिफाइड वीटो की। तो यह जो है भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, इसका अधिकार जो है केवल यूएस के राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धन विधेयक के मामले में जो है राष्ट्रपति बिल को वापस नहीं कर सकता है, क्यों?
क्योंकि धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की सहमति पर ही लाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान संशोधन के मामले में राष्ट्रपति किसी भी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसे जो है 24वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं संविधान संशोधन की, इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में किया गया है। बात करें संवैधानिक संशोधन जो है कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। बात करें केशवानंद भारती मामला 1973 की, तो इसमें जो है संसद संविधान के मूल ढांचे के अलावा कुछ भी संशोधित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शहर जो है पल्लवों की राजधानी थी, तो पल्लव राजधानी थी तो कांचीपुरम जो थी पल्लवों की राजधानी थी। इसके संस्थापक श्री विष्णु थे। बात करें मंदिरों की, तो कैलाशनाथ मंदिर जो कि कांचीपुरम में स्थित है और स्वर्ण मंदिर जो कि शिव भगवान के लिए प्रसिद्ध है। इन दोनों मंदिरों का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1980 के दशक में कांग्रेस समितियों के समक्ष जलवायु परिवर्तन पर अपनी गवाही के लिए कौन सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, जिसने ग्लोबल वार्मिंग मुद्दे के बारे में व्यापक जागरूकता बढ़ाने में मदद की, तो इसका आंसर है जेम्स हैंसन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसोलेशन यानी सूर्य ताप की, तो सूर्य से आने वाले सौर विकिरण को सूर्य ताप या फिर इंसोलेशन कहते हैं। यह जो है शॉर्ट वेव के रूप में होता है। यदि बात की जाए टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी स्थलीय विकिरण की, तो पृथ्वी की सतह या उसके वायुमंडल से निकलने वाली उच्च तरंगदैर्घ्य विकिरण को क्या कहते हैं, स्थलीय विकिरण कहते हैं। वायुमंडल में स्थित ग्रीन हाउस गैस जैसे N2O, CO2 जलवाष्प और मीथेन गैस जो होता है स्थलीय विकिरण को अवशोषित कर लेता है, जिससे जो है वायुमंडल जो होता है गर्म होने लगता है। इसी को जो है ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। बात करें एल्बिडो की, तो पृथ्वी की सतह से परावर्तित होने वाले सूर्य के प्रकाश के अंश को एल्बिडो कहते हैं। अगर कोई सतह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को पूरी तरह से वापस लौटा देती है तो उसका जो एल्बिडो मान होता है 1.0 या फिर 100% होता है। बात करें एल्बिडो मान जो है किसका सबसे अधिक है, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्नो का जो है सबसे ज़्यादा जो है एल्बिडो मान होता है। इसका एल्बिडो मान की बात की जाए तो 0.8 से लेकर के 0.9 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स एक्लोमेट का एक उदाहरण है, तो प्लेंटी हेलमिंथेस जो है एक्लोमेट का एक उदाहरण है। इसका जो शेप होता है वो फ्लैट होता है, जिसके कारण इसे जो है फ्लैट वर्म के अंतर्गत रखते हैं। बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो फितागरी में लिवर फ्लिक प्लेनेरिया है। लिवर फ्लिक जो है एक तरह का परजीवी है, जबकि प्लेनेरिया जो है मुक्त जीवित फ्लैट वर्म है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल की भ्रूणीय अवस्था की, तो जिस एनिमल की भ्रूणीय अवस्था में उसका शरीर जो है 3 लेयर यानी 3 परत एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म में विभक्त हो जाता है, तो उसे हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टी कहते हैं। तथा जिस एनिमल में मेसोडर्म के बाहर वाला पार्ट एक्टोडर्म के साथ और अंदर वाला पार्ट जो है एंडोडर्म के साथ चिपक जाता है, तो यहाँ कैविटी क्रिएट हो जाती है, जिसे हम लोग कोइलोम कहते हैं। और इसमें जो है केवल 2 लेयर पाई जाती है, यानी 2 परत पाई जाती है, जिसे हम लोग डिप्लोब्लास्टी कहते हैं। इसमें जो 2 परत होता है एंडोडर्म और एक्टोडर्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्लोमेट में जो होता है सिलोम यानी गुहा नहीं पाया जाता, जबकि यूकोइलोमेट में जो है गुहा पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एचिनोडर्म्स की, तो इसमें जो है स्पाइनी स्किन पाया जाता है। इसके एग्जांपल की बात करते हैं स्टारफिश, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन्स है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। किंगडम एनिमलिया को जो है 10 भागों में बांटा गया। पहला है पॉलीफेरा, जिसके शरीर में जो है स्पॉन्जेस पाया जाता है। दूसरा है निडेरिया, जिसके शरीर जो होता है हॉलो होता है, इसके अंदर जो है जेलीफिश को रखा गया है। तीसरा है स्टेनोफोरा, जिसमें कॉम जेलीज को रखा गया है। चौथा है प्लेंटी हेलमिंथेस, जिसका जो शेप होता है फ्लैट होता है, इसके कारण जो है इसे फ्लैट वर्म के अंतर्गत रखते हैं। पांचवा है निमेटोडा, जिसमें जो है राउंड वर्म को रखा गया है। और छठा है एनेलिडा, जिसमें जो है सेगमेंटेड वर्म होता है। और सातवां जो है मोलस्कस, जो कि पूरे एनिमल ग्रुप का जो है सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्क्विड और स्नेल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्थोपोडा की, तो एनिमल ग्रुप का जो है सबसे बड़ा ग्रुप है और इसके जो पैर होते हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं। इसके अंतर्गत जो है इंसेक्ट का जो सबसे बड़ा समूह है और इसका जो आवरण होता है बाहरी वो चिटिन का बना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा की, तो इसमें जो है स्पाइनी स्किन पाया जाता है तथा कॉर्डेटा में जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम लोग नोटोकॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। बात करें डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की, तो पोलीफेरा, निडेरिया और स्टेनोफोरा जो है डिप्लोब्लास्टिक है, बाकी सभी जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है। पोलीफेरा, निडेरिया और स्टेनोफोरा और प्लेंटी हेलमिंथेस जो होता है एशिलोमेट होता है, जबकि निमेटोडा जो होता है स्यूडोसेलोमेट होता है। तथा एनेलिडा, मोलस्का, एंथ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा जो होता है सिलोमेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन 8वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट था। कटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति तथा परवान वंश का संस्थापक मिहिर भोज था। बात करें रुद्रसेन की, तो रुद्रसेन जो था वह कटक वंश से संबंधित है, जिसकी शादी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से हुई थी। बात करें रुद्रसेन द्वितीय का संबंध किससे था, तो मैत्रक वंश से था।
बात करते हैं त्रिपक्षीय युद्ध की, तो त्रिपक्षीय युद्ध जो है पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट वंशों के बीच हुआ था। पाल वंश का संस्थापक की बात की तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। और ये जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था वह 8वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध दर्शाता है? तो फिलिप वक्र जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध दर्शाता है। बात करें लेफर वक्र की, तो लेफर वक्र जो होता है कर दरों और सरकार द्वारा एकत्रित कर राजस्व के बीच संबंध दर्शाने वाला एक सिद्धांत है। यह वक्र जो है आर्थर लाफर के द्वारा 1974 में दिया गया था। इसमें जैसे जैसे कर दर बढ़ती है वैसे वैसे सरकारी राजस्व भी बढ़ता है और एक निश्चित कर दर पर सरकारी राजस्व अधिकतम होता है और उस बिंदु के आगे जो है कर दर बढ़ाने पर राजस्व में गिरावट आने लगती है और यह जो है बेल शेप का हो जाता है। नेशनल लॉरेंज वक्र, जिसे हम लोग इनइक्वालिटी कर्व भी कहते हैं, यह जो है किसी देश में आय और धन के वितरण को दर्शाने का एक ग्राफिकल तरीका है। इसके गुणांक की बात करें तो इसका एक गुणांक है गिनी गुणांक, जिसका मान जो होता है 0 और 1 होता है। 0 का मतलब होता है पूर्ण समानता और 1 का मतलब होता है पूर्ण असमानता। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुद्रास्फीति की, तो समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाले एक समान बढ़ोतरी को जो है मुद्रास्फीति कहते हैं। इसमें जो क्रय शक्ति यानी पर्चिंग पावर जो होता है कम या फिर घट जाता है। बात करें इरविन फिशर के मौद्रिक भ्रम की, तो इसमें जो है लोग अपनी संपत्ति और आय को वास्तविक मूल्य के बजाय नाम मात्र मूल्य के आधार पर देखते हैं, यानी वे अपने पैसे के मूल्य पर विचार करते समय मुद्रास्फीति को ध्यान में नहीं रखते हैं। इसमें जो एक फार्मूला दिया गया है MB बराबर PT, जिसमें M का मतलब होता है मनी, V का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, P का मतलब होता है प्राइस लेवल और T का मतलब होता है ट्रांजेक्शन। बात करें मुद्रास्फीति में किसे लाभ होता है, तो मुद्रास्फीति में जो लाभ होता है वह उधार लेने वाले को होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलिप वक्र की, तो इसमें जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में स्थिर और विपरीत संबंध दर्शाया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है, यदि मुद्रास्फीति जो है कम होती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। लेकिन इसी का उल्टा है स्फीति जनित मंदी, इसमें जो है मुद्रास्फीति बढ़ने से बेरोजगारी भी बढ़ती है, जो कि फिलिप वक्र का एकदम उल्टा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेट डिप्रेशन का काल कितना से कितना तक था, तो ग्रेट डिप्रेशन का काल जो था 1930 से लेकर के 33 के बीच। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेरोजगारी के प्रकार के, तो सबसे पहले संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी जो होता है अर्थव्यवस्था में मौलिक बदलावों के कारण आता है, यानी कि कौशल और नौकरी की आवश्यकताओं के बेमेल के कारण यह जो है शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है। बात करें शिक्षित बेरोजगारी की, तो किसी भी व्यक्ति के पास डिग्री होने के बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिल पाती, इसे ही हम लोग शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं और यह जो है अधिकांश शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है। बात करें घर्षणात्मक बेरोजगारी की, तो घर्षणात्मक बेरोजगारी तब होता है जब कोई व्यक्ति नौकरी बदलने या फिर नई नौकरी की तलाश में होता है तो वह कुछ समय के लिए जो है बेरोजगार हो जाता है, तो इसी को हम लोग घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं और यह जो है शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है। बात करें प्रच्छन्न बेरोजगारी की, तो इसमें जो है आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है, जैसे कि कृषि क्षेत्र में इसे ज़्यादा देखा जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चक्रीय बेरोजगारी की, तो किसी अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों या फिर उतार चढ़ाव की वजह से रोजगार की कमी हो जाती है, जिसे हम लोग चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं और यह जो है शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौसमी बेरोजगारी की, तो जब साल में कुछ खास समय में लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती तो इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं और यह जो है ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं वैश्विक स्तर पर कितने नियंत्रण जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो वैश्विक स्तर पर 6 नियंत्रण जो है जलवायु को प्रभावित करती है। इसमें जो है अक्षांश से ऊंचाई, दाब और पवन प्रणाली, समुद्र से दूरी, महासागरीय जलधाराएं तथा राहत विशेषताएं। दाब या फिर पवन प्रणाली जो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है तथा समुद्र से दूरी जो होता है उससे जो हम लोग महाद्वीपीयता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत में लौह युग को पुरातात्विक रूप में उन संग्रहों द्वारा दर्शाया गया है जिनमें मुख्य रूप से कौन से विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। तो इसमें जो मिट्टी के बर्तन शामिल है वो चित्रित धूसर मृदभांड है और दूसरा है उत्तरी ब्लैक पॉलिश्ड बेयर। बात करें कांस्य युग की, तो सिंधु सभ्यता नहीं हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युग के नाम से जानते हैं। इसका जो काल था 2500 से 1750 BC तक और इसमें जो कांसा होता है कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैदिक काल की, तो वैदिक काल जो था 1500 से 500 BC तक था। इसे जो है 2 भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो काल था वह 1500 से 1000 ईस्वी तक था और उत्तर वैदिक का काल जो था 1000 से 500 ईस्वी तक था। उत्तर वैदिक काल में जो है लोगों ने लोहा से परिचित हुए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं औकड़े कलर्ड पॉटरी जो है कब प्रचलित है, तो यह जो है कांस्य युग यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित था, जिसका काल जो था 2000 से 1200 BC तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के बाद लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भारत की स्वतंत्रता के बाद लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो थे जीवी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे। बात करें पीठासीन अधिकारी की, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति जो है पीठासीन अधिकारी कहलाते हैं। बात करें लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी है उसका वर्णन जो है अनुच्छेद 93 में किया गया है, जबकि राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों का वर्णन जो है अनुच्छेद 89 में किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनका चुनाव जो होता है साधारण चुनाव
के द्वारा लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है और इसके चुनाव की तिथि जो है राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है, जबकि उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि जो है अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 64। इसमें जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कहा गया है। अध्यक्ष जो होता है अपना त्यागपत्र जो होता है उपाध्यक्ष को देता है, जबकि सभापति जो होता है अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देता है। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम ए अयंगर थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य या यूटी की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो अंडमान निकोबार की जो तटीय सीमा है वो सबसे लंबी है। इसकी तटीय सीमा की लंबाई जो है 1962 किलोमीटर है। बात करें भारत की कुल तटीय सीमा की, तो भारत की कुल तटीय सीमा जो है 7516.6 किलोमीटर है। इसमें जो है द्वीपों को शामिल किया गया है, लेकिन अगर द्वीपों को हटा दिया जाए यानी खाली मुख्य भूमि की बात की जाए तो इसकी जो तटीय सीमा होगी 6100 किलोमीटर होगी। बात करें सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात है, जिसकी लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु का स्थान आता है तथा सबसे कम जो तटीय सीमा है वह गोवा राज्य का है। बात करें यहाँ कुछ राज्यों की तटीय सीमा के नाम दिए गए, जैसे गुजरात के तटीय सीमा को हम लोग कच्छ या फिर काठियावाड़ के नाम से जानते हैं, तथा महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के तटीय सीमा को हम लोग कोंकण के नाम से, और केरल के तटीय सीमा को मालाबार, तमिलनाडु के तटीय सीमा को केप कोमोरिन या फिर कोरोमंडल तट, या फिर आंध्र प्रदेश के तटीय सीमा को उत्तरी सरकार, तथा उड़ीसा के तटीय सीमा को हम लोग उत्कल मैदान, तथा पश्चिम बंगाल के तटीय सीमा को हम लोग बैंगा के नाम से जानते हैं। बात करें सह्याद्री की, तो सह्याद्री जो है 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसे हम लोग पश्चिमी घाट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? तो राज्यसभा का जो है कोई सीमित कार्यकाल नहीं होता, यह एक तरह का स्थायी सदन होता है। बात करें लोकसभा के गठन की, तो लोकसभा का गठन जो है 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, जिसकी पहली बैठक जो है 13 मई 1952 को की गई थी। इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है इसे जो है अधिकतम 1 वर्ष के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकता है। बात करें राज्यसभा के गठन की, तो राज्यसभा का गठन जो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, तथा इसका पहला बैठक जो हुआ था 13 मई 1952 का हुआ था। इसका कार्यकाल की बात की जाए तो इसके प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, तथा राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो विदेशियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना जो है शांति और सुरक्षा का निर्देशक सिद्धांत नहीं है। इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना, तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधि दायित्वों का सामना करना जो है शांति और सुरक्षा के निर्देशक सिद्धांत है। बात करें अनुच्छेद 46 की, तो इसमें जो है SC, ST और OBC के हितों की अभिवृद्धि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर की ऊंच करना तथा मदिरा निषेध का वर्णन किया गया है, तथा अनुच्छेद 48 में जो है कृषि और पशुपालन के संगठन का वर्णन किया गया है, तथा अनुच्छेद 48A में जो है पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस संसदीय समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में जो है केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। बात करें संसदीय समिति की, तो संसदीय समिति जो होता है 2 तरह का होता है। पहला अस्थायी समिति, दूसरा है तदर्थ समिति। अस्थायी समिति के अंतर्गत जो आता है वित्तीय समिति आता है। इसे जो 3 भागों में बांटा गया, सार्वजनिक लेखा समिति, दूसरा है प्राक्कलन समिति और तीसरा है लोक लेखा समिति। इसमें जो है कुछ समानताएं पाई जाती है, जैसे कि इनका सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है, इनका कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष का होता है, तथा इसका चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मतपत्ति के द्वारा होता है। संसद द्वारा नियुक्त या फिर निर्वाचित या फिर अध्यक्ष या स्पीकर द्वारा मनोनीत किया जाता है। स्पीकर या अध्यक्ष के निर्देशों में काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कुछ असमानताएं भी है, जैसे सार्वजनिक लेखा समिति। सार्वजनिक लेखा समिति की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसके शुरू में जो सदस्य थे 15 थे, जिसमें 10 जो थे लोकसभा से तथा 5 जो थे राज्यसभा से थे, लेकिन 1974 में जो है इसके सदस्यों की संख्या जो चेंज करके 22 कर दी गई, जिसमें 15 जो है लोकसभा से तथा 7 जो थे राज्यसभा से कर दी गई। बात करें सार्वजनिक लेखा समिति के कार्य की, तो सार्वजनिक लेखा समिति के कार्य है सार्वजनिक उद्यमों के प्रतिवेदनों और लेखा की जाँच करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राक्कलन समिति की, तो प्राक्कलन समिति की जो गठन किया गया था वो जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर 1950 में की गई थी। इसके सदस्य की संख्या जो होता है 30 होता है और इसके सभी सदस्य जो होते हैं लोकसभा से चुने जाते हैं। और पहले जो है इसके सदस्य की संख्या जो था 25 था, लेकिन 1956 में इसकी संख्या बढ़ा करके 30 कर दी गई। इनके कार्य की बात की जाए तो बजट में शामिल अनुमान की जाँच करना होता है। बात करें लोक लेखा समिति की, तो लोक लेखा समिति के गठन जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में किया गया था। इसमें सदस्यों की संख्या जो होती है 22 होती है, जिसमें 15 जो है लोकसभा से तथा 7 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। इनका कार्य जो होता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदनों की जाँच करना होता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं विभाग संबंधी अस्थायी समिति की। तो इसमें जो है 24 समिति पाई जाती है। इसमें 16 जो होते हैं लोकसभा से और 8 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। इनके सदस्यों की संख्या जो होती है 31 होती है, जिसमें 21 जो होते हैं लोकसभा से और 10 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं निजी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर समिति। तो इसका अध्यक्ष जो होता है लोकसभा अध्यक्ष होता है। बात करें लोकसभा अध्यक्ष जो होता है किसका किसका अध्यक्ष होता है, तो व्यापार सलाहकार समिति, नियम समिति और सामान्य परियोजना समिति का अध्यक्ष जो है लोकसभा का अध्यक्ष होता है। राजभाषा पर संसदीय समिति की बात की जाए तो इसका गठन जो है 1976 में की गई थी, जिसमें सदस्यों की संख्या जो होती है 30 होती है, जिसमें 20 जो होते हैं लोकसभा से और 10 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जीवाणु दूध में पनपता है और उसे दही में परिवर्तित करता है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है दूध में पनपता है और इसे जो है दही में परिवर्तित करता है। बात करें बैक्टीरिया के साइज की तो इसका जो साइज होता है 4.5 माइक्रोमीटर होता है तथा आरबीसी का जो आकार होता है 8 माइक्रोमीटर होता है। बात करें इसके कोशिका भित्ति की तो इसका कोशिका भित्ति जो होता है पेप्टिन का बना होता है तथा बाहरी जो आवरण होता है वो ग्लाइकोकाइलेक्स का बना होता है। बात करें बैक्टीरिया के बॉडी की तो इसका वेजल बॉडी और फिलामेंट को जोड़ने का काम जो है हुक के द्वारा किया जाता है और इसके जो कोशिका होता है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। बात करें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की तो पौधे जो है वायुमंडल में स्थित नाइट्रोजन का सीधे रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसके लिए उसे जो है खाद के रूप में नाइट्रोजन दिया जाता है। लेकिन दलहनी पौधे में जो है खाद की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनके जड़ों में जो है एक तरह की बैक्टीरिया पाई जाती है जिसका नाम राइजोबियम होता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प करता है। इसके अलावा जो है एजोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम जो है बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी हेल्प करता है। बात करें पेट के छाले जो होता है किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के द्वारा होता है तथा मुहासे जो होता है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और इसी से बचने के लिए जो है एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया गया है। पहला एंटीबायोटिक्स का नाम पेनिसिलिन था, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी से चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो चार्टर अधिनियम जो 1833 जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का लास्ट गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स तथा इसी को जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें जो है कंपनी पर दोहरे नियंत्रण की स्थापना की गई तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का संबंध जो था व्यापारिक कार्यों से था तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का संबंध जो था राजनीतिक मामलों से था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम की। तो यह जो है 1857 के महान क्रांति के कारण आया था और इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। इसमें जो है गवर्नर जनरल का पद हटा करके वाइसराय पद की स्थापना की गई। इसके तहत जो है राज सचिव पद की स्थापना की गई। 1858 के अधिनियम के तहत भारत के प्रशासन का पूर्ण अधिकार और नियंत्रण राज सचिव को दिया गया था, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। इस अधिनियम के तहत राज सचिव की सहायता करने के लिए 15 सदस्यों की एक काउंसिल बनाई गई और इसी के तहत जो है योग्यता के आधार पर भारतीयों को ब्रिटिश सरकार की सेवा करने के लिए अनुमति दी गई। इसमें जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें जो है कंपनी से उसके व्यापारिक अधिकार को छीन लिया गया था तथा सिर्फ जो है चीन के साथ जो है चाय का व्यापार कर सकती थी। इसमें जो है भारतीयों के शिक्षा के विकास हेतु जो है 1 लाख रुपये दिया गया था तथा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें जो है कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसमें जो है बंगाल का गवर्नर जनरल जो था लास्ट विलियम बेंटिंग था तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो विलियम बेंटिंग बना। 1853 में सिविल सर्विस के लिए नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाने लगी। नेक्स्ट 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसे जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। इसमें जो है भारत का सचिव जो था मार्ले था तथा मिंटो जो थे भारत के गवर्नर जनरल थे। इसमें जो है सांप्रदायिक निर्वाचन या फिर पृथक निर्वाचन की मांग की गई मुस्लिमों के द्वारा और इसी कारण जो है मिंटो को पृथक निर्वाचन का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इसमें मॉन्टेग्यू जो थे राज सचिव थे तथा चेम्सफोर्ड जो थे गवर्नर जनरल थे। इसमें जो है पृथक निर्वाचन के क्षेत्र को विस्तार किया गया तथा एंग्लो इंडियन तथा क्रिश्चियन को शामिल किया गया। इसमें जो है प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया। यह पहली बार जो है केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनीय बनाया गया। केंद्रीय और प्रांतीय भागों में बांटा गया और प्रांतीय भागों को भी 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जो है कौन सा विकल्प सही नहीं है, इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान किसी
लाभ के पद पर नहीं रह सकता, ये बात सही है। कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, ये भी बात सही है। 6 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, तो ये गलत है क्योंकि वैसे 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है और उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद की, तो इसमें अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 156 में कहा गया है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगी। अनुच्छेद 157 में जो है राज्यपाल के क्वालिफिकेशन की बात की गई है तथा अनुच्छेद 158 में जो है राज्यपाल की पद और शर्तों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 159 में जो है राज्यपाल का शपथ का वर्णन किया गया है। इसका जो शपथ दिलाएगा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर उसकी अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठ के द्वारा दिलाया जाता है। अनुच्छेद 161 में जो है राज्यपाल के क्षमा दान से संबंधित अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 164 में जो है मंत्रियों की नियुक्ति शर्त वेतन से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 165 में राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार के कार्यों का संचालन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि राज्यपाल जो होगा राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होगा। अनुच्छेद 174 में राज्य विधानसभा के सत्र स्थगन और भंग करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 200 में विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की सहमति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 202 में लेइंग ऑफ द स्टेट बजट बिफोर द लेजिस्लेचर की बात की गई है। 213 में पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी करने संबंधी राज्यपाल की शक्ति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कड़ेवा कहाँ पाया जाता है? तो कड़ेवा जो है कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। यह जो है एक तरह का मिट्टी या गाद का प्रकार होता है जो कि जैफरन केसर के लिए काफ़ी फेमस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की, तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला कश्मीर हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, चौथा है असम हिमालय। कश्मीर हिमालय जो है सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच पाया जाता है। कुमाऊं हिमालय सतलज नदी से काली नदी के बीच, नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी के बीच और असम हिमालय जो है तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन पठार की काली मिट्टी में किसका अभाव होता है? तो दक्कन पठार की काली मिट्टी में जो है फास्फोरस का अभाव होता है। इसमें जो है लाइम, आयरन और पोटास की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की, तो पूरे इंडिया के क्षेत्र के 40% भाग पे जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह 2 तरह की होती है, खादर और बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं। इसमें जो है पोटास की अधिकता और फास्फोरस की कमी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाल मिट्टी की, तो इंडिया के 18% भाग पे जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। इसमें जो है आयरन के कारण जो है इसका रंग जो होता है लाल होता है तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काली मिट्टी की, तो यह जो है 15% भाग में पाई जाती है, दक्कन के पठार में पाई जाती है। इसे हम लोग रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं और इसमें जो है पानी डाला जाता है तो चिपचिपा तथा सूखने पर दरारें आ जाती है, इसलिए इसे जो है स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। बात करें कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन है, तो कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो है काली मिट्टी है, जिसे जो है 210 दिन पाला मुक्त दिन चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया में पाई जाने वाली जो मिट्टी है उसमें जो है ह्यूमस यानी जैविक ऑर्गेनिक मात्रा जो है कम पाई जाती है। नेक्स्ट 2 करंट अफेयर है। पहला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कितनी है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक जो है 80 है। इसमें जो पहले स्थान पर सिंगापुर है। बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी की जाती है, तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक जो है मनोज यादव को बनाया गया है। बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल की डीजी की, तो राकेश पाल को बनाया गया है और भारतीय तटरक्षक बल जो है प्रत्येक वर्ष जो है 1 फरवरी को बनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।